हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर क्लास 11th का मोल कॉन्सेप्ट का हमने पार्ट 1 कर लिया था। अब इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। हमने ये वाला पेज जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, जो ये वाला हमारा है ना कॉन्सेप्ट, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है, प्रॉब्लम्स के अंदर, वहाँ पे भी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। प्लस नीट के अंदर भी ये बहुत ही अच्छा बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये कंबशन ऑफ हाइड्रोजन हमें याद रखने वाला है। हाइड्रोकार्बन, जब हम सबको पता है हाइड्रोकार्बन की, जब लेट्स से ये हाइड्रोकार्बन है, जब इसकी कंबशन होगी तो O2 की प्रेजेंस में होती है कंबशन, हीट यानी कंबशन, इसके O2 और हीट से कंबशन होगी इसकी, तो क्या रिलीज होता है? CO2 प्लस H2 प्लस लाइट रिलीज होती है ना। CO2 प्लस H2 रिलीज होता है। अभी अगर ये 1 है और यहाँ पे लेट्स से जितना भी ऐसे मान लो C4H8 है अगर, तो X और Y से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने यहाँ पर। तो हमने सिंपली क्या करना है, अगर ये X या Y है, यानी मान लो लेते हैं कि ये C4H8 है, तो इसके कितने मोल्स हमें चाहिए होंगे, ये कितना हमें मोल चाहिए होगा, यहाँ पे क्या नंबर आएगा। आप सिंपली बैलेंसिंग भी कर सकते हो, पर इसको याद भी रख सकते हो, बहुत इजी हो जाता है इससे नीट में क्वेश्चंस करना। तो x प्लस वाई बाय 4 चाहिए होगा। जैसे C4H8 की अगर मैं बात करूँ, C4H8 में हमारे पास कितना चाहिए होगा हमें, 4 प्लस 8/4, 8/4 हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 6 O2 चाहिए होंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ जाए सिंपली C4H8 की कंबशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 6 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 6 मोल्स ऑक्सीजन O2 रिक्वायर्ड होगा। इज दैट करेक्ट? फिर से पूछा जाए CO2 कितना रिक्वायर्ड होगा, तो C4H8 में 4 है X, तो X यानी 4 CO2 के मॉलिक्यूल्स अलाउ हमें चाहिए होंगे। H2 में क्या होगा, Y/2, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, Y/2, 8/2 विच विल बी 4। आई होप दिस इज क्लियर। देखो, ये हमें x चाहिए होगा, याद रखने के लिए बता रही हूँ, ये हमें x चाहिए, ये हमें Y/2 चाहिए, और ये हमें इसका मिला के चाहिए। बस क्या करना है, Y/2 की जगह Y/4 कर देना है। O2 हमें चाहिए x प्लस Y/4, CO2 में कितनी चाहिए x, और H2 हमें कितनी चाहिए, Y/2 चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर यहाँ तक। इसके अलावा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितनी होगी, यानी व्हेन वी गो फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट, तो कितनी कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी गैसेस कितना कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। पहले कितनी वॉल्यूम कर रही थी, अब अगर कम कर रही है तो कितनी कॉन्ट्रैक्शन कितनी हुई है, उसका वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो बहुत सिंपल है, जो रिएक्टेंट्स हैं उनका वॉल्यूम है, इनका ज़्यादा है ऑब्वियसली, तभी कॉन्ट्रैक्शन हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स लिखो और फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखो, बहुत सिंपली लिखा जाएगा। इसका ये 1 था ना, 1 प्लस x प्लस Y/4, ठीक है, माइनस में x। अब Y/2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि Y/2 हमारा लिक्विड है और हमेशा वॉल्यूम किसकी देखी जाती है, गैसेस की देखी जाती है। माइनस में सिर्फ x आएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस Y/4। अब चाहो तो इसको भी डायरेक्टली याद रख सकते हो, पर वैसे इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप इसे याद कर लियो। ठीक है, ये x कट हो जाएगा। बस आपको मेन तो चीज़ जो याद रखनी है ना, दैट इज़ दिस, कि O2, वैसे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, बट अगर आप चाहते हो तो आप O2 को याद रख लो, x प्लस Y/4, ठीक है, और CO2 कितनी चाहिए होगी, x, और H2O लिक्विड जो है वो कितना चाहिए होगा, Y/2। आई होप आपको इतना बात तो समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखें अगर लिमिटिंग रिएजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखते हैं तो इसमें क्या है, सो सॉरी। हाँ, तो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑल कैलकुलेशंस आर डन अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसा, ये हम सबको पता है। देखो, जब एक से ज़्यादा हमें रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन दी होती है तो हमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा होता है, देखो जब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 gives you 2H2O। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास ये ऐसे आ जाएगी इक्वेशन। ये हमारे पास लेट्स से इक्वेशन है। तो इसके अंदर मैं आपको बोलती हूँ लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मान लो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के 2 मोल्स एक इसके साथ ऑक्सीजन के मोल साथ रिएक्ट करता है। अगर मैं आपको ये तो दे दूँ 10 मोल्स, ये आपको मैं दूँ सिर्फ 5 मोल, तो आपको क्या लगता है कि 10 मोल ऑक्सीजन से जितनी बनती है उतनी बनेगी वाटर? नहीं, 5 मोल हाइड्रोजन जितना वाटर बनाता है उतना बनेगा वाटर। यानी वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 5 ही बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस में दिया हुआ था। अब इसको और से समझा जाए, एक ऐसा यानी दोनों रिएक्टेंट थे अब जैसे हमारे पास, ठीक है। अब इनमें से एक रिएक्टेंट तो है, आपको ज़्यादा दे दिया। अब ऑब्वियस सी बात है दोनों ही चाहिए रिएक्टेंट, पहले इसका लिया प्रोडक्ट बना, इसका लिया, फिर जब इसका ख़त्म हो गया, इस वाले रिएक्टेंट का ख़त्म हो गया, तो फिर तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, इसके वाला बच जाएगा इसके पास अगर बचा हुआ है तो जो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसका पहले ख़त्म हो जाता है, यानी रिएक्टेंट जो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसी की वजह से रिएक्शन जो है वो रुक गई, वरना और प्रोडक्ट बनता अगर वो ज़्यादा होता तो। कंज्यूम्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑल कैलकुलेशंस आर डन अकॉर्डिंग टू, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो कैलकुलेशन, क्योंकि वही कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है ना, साथ में तो बच जाएगा, तो वो जितना बना सकता है वो तो बना ही नहीं पाएगा क्योंकि साथ वाला खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशंस करनी होती है। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे वही बात है, जब मोर देन एक रिएक्ट, आपको कैसे पता चलेगा कब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना और कब नहीं निकालना? तो जब आपको एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की बात करी हो क्वेश्चन में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सी कि आप कौन से वाले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, ठीक है। इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा जी कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? इसका बहुत सिंपल सा एक चीज़ है, आपको जितने उसके मोल्स दिए हुए हैं, अगर आपको ग्राम्स में दिया हो तो पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आपको जितने मोल्स दिए हुए हैं दोनों के, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये जिसकी लोएस्ट वैल्यू आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट है। या आप उल्टा भी कर सकते हो, आपने क्या करना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी उसको जब बैलेंस किया उसके आगे जो नंबर आ रहा है वो वाला कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय मोल्स लिखना है आपने। ये जिसका हाईएस्ट आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर आपको ये वाला करना है तो ये जिसका लोएस्ट आएगा, सिंपली हाईएस्ट और लोएस्ट वाला अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, आपको समझ भी आ गया होगा ऐसा क्यों है। अगर आपको नहीं आया मैं समझाते, देखो दिस इज फॉर लोएस्ट, यानी लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसके मोल्स कम होंगे और जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा। इतनी बात तो मैं नॉर्मल मैथ्स से समझ आती है। देखो जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हमारा आंसर भी बड़ा आता है, पर लिमिटिंग रिएजेंट तो वो होएगा ना जो जिसका आंसर छोटा आएगा। तो अगर मुझे छोटा आंसर चाहिए तो मेरे मोल्स जो है वो कम होने चाहिए और जो मेरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें मोल्स कम दिए होंगे तो वही पहले ख़त्म होएगा ना क्वेश्चन के अंदर। अगर हमें वो चीज़ कम दी होएगी, प्रेजेंस उसकी कम होएगी, तो वही पहले ख़त्म होएगा। और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा तो कैसे हो जाएगा? अब जो चीज़ मान लो एक चीज़ 2a प्लस b है। अब देखो एक b से बन रहा है प्रोडक्ट हमारा c, है ना, पर a तो 2 कंज्यूम हो रहे हैं ना, तो a जल्दी खत्म होएगा, 2 a चाहिए 1 b चाहिए, फिर c बन रहा है। तो जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट बनने के उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो हम सबको अभी तक पता चल चुका है। वैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या फ़र्क होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस ऐसे जैसे C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सिंपली द रेशो किस किस में प्रेजेंट है। अब जैसे C6H12O6 था हमारे पास, तो अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूँ तो मैं इनमें से इसका जो कॉमन फैक्टर 6 है इससे डिवाइड करके बोल दूंगी CH2O इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमें सिंपली रेशो तो इंडिकेट कर ही रहा है और सिंपलेस्ट रेशो होती है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, ठीक है। अब कैसे हम निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होगा ABC यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन, जो भी मतलब अपने को गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, कुछ 3 4 5 कितने भी आपको गिवन होंगे यहाँ पर।
उसके बाद आपने क्या करना, आपको उसकी परसेंटेज भी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर कि ये इसमें 2.07% है, 4.8% है, ये इसमें इतना परसेंट है ना। और आपको ग्राम एटॉमिक मास खुद से कैलकुलेट करना है, वो आपको पता ही है। जैसे मान लो हाइड्रोजन आ गया तो 1 ग्राम है, ऑक्सीजन आ गया तो 16 ग्राम्स है, हमने याद कर रखे हैं ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास लिखना है उनका, और फिर हमने क्या करना है, उनको डिवाइड कर देना, परसेंटेज बाय ग्राम एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज आएंगे। लेट्स से यहाँ पे डी आई, यहाँ पे ई आई, यहाँ पे एफ आई। उसके बाद इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि डी सबसे छोटी वैल्यू है, तो मैंने डी से सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दो। डी बाई डी 1 हो गया, लेट्स से ई बाई डी जो है हमारा वो आर आ गया कुछ भी, एफ बाई डी हमारे पास कोई और नंबर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को कन्वर्ट इनटू इंटीजर्स, अप्रॉक्सीमेट मतलब वैल्यू कर देंगे। लेट्स से ये तो 1 ही आ जाएगा हमारे पास, है ना। लेट्स से कि ये मेरे पास आया हुआ 2.03, ये मेरे पास आ गया डिवाइड करने के बाद 4.2, तो हम क्या कर देंगे, इनको 2 और इनको 4 मान देंगे, और सिंपली हम क्या कर देंगे, लेट्स से ये C था तो C1, H था ये H2 और Cl4 आ जाएगा। सिंपली ये हमारा से ऐसा नहीं आएगा कि 2 और 4 है, कॉमन है, ऐसा कभी भी नहीं आएगा आपके पास अपने आप ही। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होएगा, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होएगा, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होएगा। अब इससे अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ना, सिंपली आपको पता है, ये वो इसकी एम्पेरिकल फार्मूला जो उसका सिंपलेस्ट रेशियो है। तो अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला को किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स से एक्स है वो चीज़, एक्स फैक्टर से हम अगर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है। यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या एज्यूम कर रखा है। हाँ, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को EF इंटू एम से मल्टीप्लाई करते हैं, एम कर रखा है मैंने यहाँ पे, एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है। और एम की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन के अंदर जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा होगा ना, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास ज़रूर दिया होगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ ही गया था। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास को डिवाइड करेंगे, फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो भी अप्रॉक्स ही लेनी है। अगर आपकी 2.03 आ रही है तो 2 लेनी है आपको, ठीक है। तो आपने 2 से फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देना। कैसे करोगे, जैसे मान लो C2H3 और लेट्स से Cl1 आता है, ठीक है, ये आपके पास आया आंसर, और आपके पास इनको डिवाइड करके m जो है आपका 2 आ गया, ठीक है। तो 2 को आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, बन जाएगा C4H6 और Cl2। डू यू गेट द पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट ऑफ द चैप्टर। सोल्यूशन वाला टॉपिक है यहाँ पर, और यहाँ पे ना ग्राम इक्विवेलेंट वाला टॉपिक है इस वाले पेज पे। तो पार्ट 3 में हम ग्राम इक्विवेलेंट वाला टॉपिक करेंगे। नॉर्मैलिटी की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अगर नॉर्मैलिटी वैसे तो हम केमिकल वाले चैप्टर के अंदर कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले में, बट चलो मैं यहीं पे आपको नॉर्मैलिटी करा दूंगी, बट नॉर्मैलिटी की एक अलग से वीडियो बनेगी। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन के अंदर ना क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। जो हमारा सोल्यूट होता है ना, वो B से हम रिप्रेजेंट करूँगी, मैं आपको इस थ्रू आउट ऑल ऑफ द फॉर्मूलाज, और सॉल्वेंट को मैं A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सिंपली याद कर, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर किसी चीज़ को घोला जाता है, सोल्यूट वो होता है जिसको घोला जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर शुगर वाटर की मैं बात करी, तो यहाँ पे हमारा वाटर जो है मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा, शुगर मेरी सोल्यूट हो जाएगी, और शुगर जो वाटर है, शुगर सोल्यूशन है, उसे हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। जब भी आपके एक्वस लिखा होता है, AQ लिखा होता है, तो इसका मतलब कि वो वाटर के अंदर उसका सोल्यूशन बना हुआ है, और जो भी आपका कंपाउंड है वो सोल्यूट है, और आपका सॉल्वेंट वाटर है। हम वाटर के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ों को डिजॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम किसे बोलते हैं, हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं वाटर को, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। उसके बाद आता है हमारे पास मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सारी टर्म्स हमने सुनी तो हुई है पर पता नहीं होता क्या होती हैं, कन्फ्यूजन होती है बहुत बार। तो ध्यान से देखोगे, बहुत ही सिंपल चीज़ें। देखो अब आप देखो 2 नोट में सिर्फ इतने पार्ट्स हैं, मोलारिटी, और मोलारिटी को जान सकते हो क्या होता है। तो वाई टू राइट पैराग्राफ्स अबाउट दिस सिंपल थिंग।
देखो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी को ना हम एम से सिंबलाइज करते हैं। मोलैरिटी बेसिकली हमें ये इंडिकेट करती है कोई भी सोल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, कोई भी सोल्यूशन में सोल्यूट कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ये मोलैरिटी का मेन बेसिक है, मतलब है कि क्यों मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि सोल्यूट कितना ज़्यादा है सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है, एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे मोलैरिटी को। मोलैरिटी होता है NB यानी नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय VA यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। देखो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर कितने मोल्स हैं हमारे सोल्यूट के, सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट की वॉल्यूम। तो अब ऑब्वियस सी बात है मोल में आएगा और ये लीटर में आएगा, तो मोल प्लस लीटर हो जाएगा, इसको हम मोलर भी बोल देते हैं। यूजुअली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0.1 मोलर सोल्यूशन है। अब देखो अगर कोई सोल्यूशन 0.1 मोलर है तो और एक सोल्यूशन आपका 0.001 मोलर है, तो सिंपल सी बात है, इसको देख के मैं बता सकती हूँ कि जो 0.1 मोलर है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड और 0.001 जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, मोलैरिटी आई होप आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से सिंबलाइज करते हैं, इसके अंदर आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट आते हैं, डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। लेट्स से हमारा वेट जो है वो लिक्विड नहीं है, यानी हमारा जो सॉल्वेंट बन रहा है वो लिक्विड नहीं है, सॉलिड है, तो हम उसके लिए मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा हमारे पास, ये मोलैलिटी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम लिक्विड के लिए से डिफाइन नहीं कर सकते, पर यूजुअली हम प्रेफर नहीं करते, हम लीटर्स ही यूनिट प्रेफर करते हैं। मोल पर केजी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल और केजी, मोलल हो जाएगा, इसको हम मोलर से भी सिंबलाइज करते हैं, इसको मोलल से करते हैं। ठीक है, फिर आता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, इसके नाम में छुपा हुआ है मोल्स का फ्रैक्शन, ये कितना है और इन दोनों के बीच में मोल का फ्रैक्शन, कौन कितने मोल्स है, देखते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो देखो मोल फ्रैक्शन को अगर हम देखें, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से या फिर काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको काई से भी दिख जाएगा, यहाँ मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मोल फ्रैक्शन जो होता है इसको हम एक्स या काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी बात सिंपल है। मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, देखो जब मोल फ्रैक्शन मान लो ए के मोल फ्रैक्शन की मैं बात करती हूँ, ए का निकाल रही हूँ, पहले XA लिखूंगी और मैं क्या बोलूँगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक तरीके से ये बता रहा है कि सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं। ये ना यूजुअली हम मोल फ्रैक्शन हम सॉल्वेंट सोल्यूट के लिए कम, पर अगर ऐसे दो चीज़ों का मिक्सचर है तो हम सिंपली बता सकते हैं ये कितना मोल है इस पूरे में से, पूरे सोल्यूशन में से ये वाला पार्ट कितना मोल है, दूसरा कितना है। तो एक्स बी सिंपली क्या हो जाएगा, इसके कितने मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसमें मोल बाय मोल हो गया, तो क्या ये कैसा हो जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान जाता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसका मोल पर केजी, इसका मोल प्लस बाय लीटर होता है। इसके अलावा जो XA/XB की रेशो आएगी वो NA यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आएगी। ऐसा क्यों, इन्हीं को डिवाइड करके देख लो, ये तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास NA/NB बच जाएगा, किसकी फ्रैक्शन XA/XB इज इक्वल टू NA/NB। प्लस में XA प्लस XB हमेशा 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों ऑब्वियस है जी, देखो लेट्स से मेरे पास एक चीज़ है, मैं कहती हूँ कि हाँ लेट्स से मेरे पास ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, मैंने पिज़्ज़ा की 4 स्लाइसेस करी, मैं कहती हूँ ये वाला स्लाइस मेरा 1/4 है, ये वाला स्लाइस मेरा 3/4 है। ये क्या ही इंडिकेट कर रहा है कि ये मैं 3 स्लाइसेस थे आउट ऑफ टोटल 4, ये 1 स्लाइस था आउट ऑफ 4, है ना। तो जब भी मैं दो फ्रैक्शंस जो कि अपने आप में पूरी हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी दो फ्रैक्शंस ले लूँ, मैं इसको मान लो ऐसे डिवाइड कर दूँ बहुत सारी स्लाइसेस में और इन दोनों का लूँ इनको टोटल करके बोल दूँ, नहीं, मैं पूरे की बात करूँ, जब पूरा कवर हो रहा है ना तब उनका जब हम सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। अब देख लो 1/4 प्लस 3/4 1 ही होता है, और ये ऑब्वियस सी बात है, मैं छोटी सी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्योंकि एक तरीके से वो 1 की ही रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है कि अगर मैं 1 को ऐसे डिवाइड कर दूँ तो फिर वो कितने ऐसे मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 1 का इतना पार्ट है पूरे का, ठीक है। तो इसको जब ऐड कर देंगे हम सारी फ्रैक्शंस को तो 1 आएगा। फिर आता है हमारे पास PPM। PPM क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन।
देखो पार्ट्स पर मिलियन के अंदर देखो, मान लो लेट्स से सॉल्यूशन जो है हमारा पूरा सॉल्वेंट की ने पूरे सोल्यूशन को अगर मैं 10⁻⁶ पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो उसमें से सोल्यूट कितने पार्ट्स में, लेट्स से मैं कहती हूँ सोल्यूट उसमें 10 ही पार्ट्स में है, 10⁻⁶ वाले टोटल पार्ट्स में सिर्फ सोल्यूट 10 पार्ट्स में है, तो उसकी ppm क्या हो जाएगी 10 ppm। सिंपल। एक्स पार्ट जो भी इसका उस 10⁻⁶ में से सोल्यूट का जितना भी पार्ट है वो उतनी उसकी ppm हो जाएगी, पार्ट्स पर मिलियन इतने पार्ट्स हैं उसके पर मिलियन में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिया एक लेट्स से मैंने कोई सीनरी ली, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ना येलो से कलर था, बाकी सब रेड से कलर था। ठीक है। और फिर मैंने उसको ऐसे ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, तो मैंने बोला कि टोटल मैंने मिलियन पार्ट्स कर लिए और इसमें से येलो जो है जैसे सिर्फ 10 ही पार्ट्स में आया, तो क्या बोल दूंगी मैं कि 10 ppm हो गया। ठीक है। 3 टाइप्स हो सकती है इसकी, बाय मास, बाय वॉल्यूम, बाय स्ट्रेंथ। हम बाय मास भी इसको कर सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी और बाय स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होएगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, आप देखो परसेंटेज बाय मास, देखो परसेंटेज बाय मास जो होती है ना, ये मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन होता है, इनटू में 100 आता है। बहुत सिंपल है। देखो हमने यहाँ पर हमने केजी और लीटर्स यूज़ करे थे, यहाँ पे हम ml और ग्राम्स को यूज़ करते हैं। परसेंटेज बाय मास जब गिवन है यानी वेट बाय वेट, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। ग्राम ग्राम में आएगा। याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे मैं सॉल्वेंट लिया था, यहाँ पे हम सोल्यूशन ले रहे हैं। परसेंटेज बाय मास रेशो वेट बाय वेट होती है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज है क्योंकि। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब ये भी ml में है, ये ग्राम्स में है। परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेटेड टर्म्स। अब देखो जो वॉल्यूम है ना वही सीधा एक तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करती हूँ मैं तो वॉल्यूम हमारी ज़रूर चेंज होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं हमारी वॉल्यूम भी कम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर का मैं चेंज कर दूंगी तो फिर क्या इफेक्ट आएगा इन सारी टर्म्स पे। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूंगी तो टेम्परेचर ना सिर्फ उन्हीं टर्म्स को इफेक्ट कर पाएगा जिनमें वॉल्यूम आती है ना, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम को ही फर्क पड़ता है, बाकी मास वगैरह सब कुछ सेम रहता है। तो मोलैरिटी में भी वॉल्यूम आती है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और किस में वॉल्यूम आती है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही होता है ना। परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ में भी वॉल्यूम आती है। तो बस इन तीनों को टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। वेरी सिंपल। फिर आता है हमारे पास डाइल्यूशन इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है। अब लेट्स से m1v1 ये आपको क्या है, एक तरीके से लेट्स से कि मेरे पास पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा HCl था, बाकी सारा पानी था। ठीक है। मैंने क्या किया, अब इसके अंदर और पानी डाल दिया। ठीक है। तो HCl तो उतना ही रहेगा, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। मैं इसमें फॉर्मूला कर सकती हूँ, पहले जितनी मोलैरिटी थी सोल्यूशन की इनटू कितना वॉल्यूम था पूरे सोल्यूशन का, इज इक्वल टू अब कितनी मोलैरिटी है और अब कितना वॉल्यूम है। ऐसा क्यों होता है, इक्वल कैसे हो जाते हैं, क्योंकि देखो अगर हम मोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम हमारा कम होगा, अगर हम मोलैरिटी को डिक्रीज होएगी, वैसे मोलैरिटी जो हम डाइल्यूट करेंगे है ना, मोलैरिटी क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन। तो मोलैरिटी जब डिक्रीज होएगी तो वॉल्यूम हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो वो इक्वली एक प्रोपोर्शन से बढ़ती है, जिसकी वजह से ये रेशोज जो मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है ये हमेशा इक्वल आएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब अगर ये कंसनट्रेटेड का ये डाइल्यूट का तो ऑब्वियसली m1 कंसनट्रेटेड वाले का ज़्यादा होगा। उसके बाद ना ये 3 इक्वेशंस हैं, मैंने आपको अभी तक सब कुछ समझा कर याद कराया, बट ये 3 इक्वेशंस आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। बस आपको इसे याद करना है इन इक्वेशंस को, क्यों आई कैसे है ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आपके अगर CBSE एग्जाम्स हैं इनके डेरिवेशन पूछ सकते हैं, बट नीट के लिए आपके इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस इनके तीनों को अच्छे से याद करना है। ये तीनों आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इन तीनों फॉर्मूलाज को आपने याद करना है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मोलैरिटी, और मोलैरिटी का देखो रिलेशन है, ये मोलैरिटी है, दिस इज़ योर मोलैरिटी, ठीक है, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। तो आपको मोलैरिटी का रिलेशन है यहाँ पर, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, मोलैरिटी और आपका मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर थर्ड करेंगे, फिर एक नॉर्मैलिटी की अलग से आई मेक अ वीडियो। दैट्स इट, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।